नमस्कार, वेब दुनिया के कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गर्भावस्था के दौरान प्रचलित भ्रांतियों के बारे में। जब स्त्री पहली बार गर्भवती होती है तो उसे चारों तरफ से हिदायतें मिलने लगती है। ऐसे में वो उलझन में आ जाती है कि किसकी सलाह माने और किसकी नहीं। हमारे साथ जुड़ी हैं मुंबई के सियोन हॉस्पिटल में सेवाएं दे रही डॉक्टर मानसी शुक्ला। आइए जानते हैं डॉक्टर मानसी से कि प्रेगनेंसी में क्या सावधानियां जरूरी है और क्यों। प्रेगनेंसी से संबंधित क्या भ्रांतियां प्रचलित हैं? प्रेगनेंसी एक बहुत ही सुखद अनुभव होना चाहिए, परंतु हमारे देश में इसे एक बीमारी की तरह ट्रीट किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है जो कि इतने सालों से हमेशा से होता ही आ रहा है, तो इसे हमें बिल्कुल वैसे ही लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि गर्भवती महिला पूरे टाइम आराम करती रहे। उसे सिर्फ बिस्तर पर लिटा दिया जाता है और कुछ काम करने नहीं दिया जाता, वजन उठाने से मना कर दिया जाता है और लिटरली बिस्तर में लाके खाना दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अपने हल्के फुल्के काम वह खुद से कर सकती है, भारी वजन ना उठाए भले ही, पर घर के भी कामों में आराम से अपना योगदान दे सकती है। खाना पकाने जैसी चीजों में उसको बिल्कुल भी सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। खाने पीने में क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? प्रेगनेंसी से रिलेटेड कई भ्रांतियां फैली हुई हैं कि उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो मैं देखती हूँ मेरी पेशेंट्स में, उन्हें उल्टियां बहुत होती हैं। तो इसके लिए जो मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ वो ये होता है कि सुबह खाली पेट पहले ब्रश ना करें, पहले बस कुल्ला करके कुछ ड्राई बिस्किट या टोस्ट जैसी कोई चीज खा लें, जिससे पेट की एसिडिटी जो रहती है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और उसके बाद में फिर वो 1 घंटे बाद ब्रश करके कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करें। दिन में कम से कम 4 से 6 बार खाना चाहिए, मतलब हर 3 से 4 घंटे के अंतराल से वो थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। एक बार बहुत सारा खाना खाएंगी तो उल्टी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और शरीर को उतने अच्छे से पोषण भी प्राप्त नहीं होगा। हल्के फुल्के मील जैसे कि दूध, दलिया, थुली, खिचड़ी, पोहा, उपमा, ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। तेल, घी, मिर्ची का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। एक और चीज जो अपने पेशेंट्स को मैं सजेस्ट करती हूँ वो होती है कि एक बड़ा सा डब्बा बनाएं जिसमें गुड़, चना, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स जो कहते हैं हम, खुबानी, अंजीर, मखाने, ये सब भर के रखें और मुट्ठी मुट्ठी भर के दिन में कम से कम 6 से 7 बार खाते रहें। इसके अलावा सुबह शाम दूध पीने से भी फायदा होगा। किस तरह की समस्याएं गर्भवती महिलाओं में होती हैं? प्रेगनेंसी को हम 3 तिमाही में डिवाइड करते हैं। पहले तिमाही में सबसे बड़ी जो समस्या रहती है वो होती है उल्टी की, जिसके लिए हमने डिस्कस कर ही लिया कि क्या क्या किया जा सकता है बार बार उल्टी होने से बचने के लिए। इसके अलावा दवाइयां भी अवेलेबल हैं। दूसरी चीज जो पहले तिमाही में देखी जाती है वो होती है ब्लीडिंग की समस्या। ऐसे में आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो एक सोनोग्राफी की जरूरत पड़ सकती है। फिर दूसरे और तीसरे तिमाही में जो तकलीफें होती हैं वो होती है कई बार बच्चे का घूमना उतने अच्छे से पता नहीं चलता है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपको सिखाएंगे कि कैसे बच्चे का डेली फीटल किक काउंट, यानी बच्चे के मूवमेंट्स को कैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हर गर्भवती स्त्री के बच्चे का मूवमेंट अलग अलग होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बेबी कितनी बार घूमता है, जो कि नॉर्मल है, और कब कम घूम रहा है, कब ज्यादा घूम रहा है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे और तीसरे तिमाही में भी ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, जो कि काफी बड़ी समस्या है और इसके लिए आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। कभी कभी पानी जल्दी छूटने की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में यह गर्भाशय का जो मुंह है वो खुलने का डर रहता है। आप बेशक जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। फिर एक और समस्या हो सकती है कि जल्दी गर्भ का पेन शुरू हो जाए, लेबर पेन शुरू हो जाए। तो ऐसे में इन सभी समस्याओं में आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर को कितनी बार दिखाने की जरूरत है? तो जब भी आपको महीना चढ़ जाए तो या तो आप घर पे ही, आजकल बहुत ही अच्छे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अवेलेबल हैं, घर पे ही पेशाब की जांच करके कंफर्म कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नहीं। अगर पॉजिटिव आ भी गया है तो घर पे ना बैठे रहें, एक बार सोनोग्राफी जरूर कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि एक संभावना यह भी होती है कि बच्चा ट्यूब में रुका हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है जैसे ही आपने अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर ली हो या ना भी की हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं।
अगर प्रेगनेंसी है तो पहले तिमाही में आप हर 4 हफ्ते में यानी हर महीने के महीने डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर दूसरे तिमाही में आप हर 3 हफ्तों में डॉक्टर के पास जाके दिखाएंगे। आखिरी के जो 3 महीने रहते हैं उसमें हर 2 हफ्ते में, और जो लास्ट मंथ रहता है उसमें हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाकर के दिखाना जरूरी हो जाता है। सोनोग्राफी की जरूरत कितनी बार पड़ती है? सबसे पहली सोनोग्राफी जैसे ही आपका महीना चढ़ जाता है तो सोनोग्राफी की जानी चाहिए, यह कंफर्म करने के लिए कि प्रेगनेंसी गर्भाशय के अंदर ही तो है, ट्यूब में तो नहीं रुकी है, या फिर कहीं ट्विंस के जुड़वा बच्चों के चांसेस तो नहीं है। सब तरह की प्रॉब्लम्स मतलब प्रेगनेंसी का पूरा हम देख पाते हैं कि ढंग से डेवलप हुई है या नहीं, ये सब चीजें देखने के लिए पहली सोनोग्राफी जैसे ही महीना चढ़ गया हो तब की जाती है। फिर बच्चे की धड़कन देखने के लिए उसके 2 हफ्ते बाद यानी 6 से 8 हफ्ते के बीच में एक सोनोग्राफी की जाती है। 11वें हफ्ते पे हम एक टारगेट सोनोग्राफी करते हैं जिसमें बच्चे की NT-NB स्कैन होता है। अगर बच्चे में कुछ त्रुटियां हैं तो वो बहुत ही जल्द डायग्नोज की जाती हैं आजकल एक स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा, जो कि NT-NB स्कैन कहलाता है। इसके बाद में 16 से 18 हफ्ते के बीच में डिटेल्ड मालफॉर्मेशन स्कैन होता है जिसमें बच्चे का एक एक अंग देखा जा सकता है। इसमें बच्चे का दिमाग, हृदय, लिवर, किडनी सब कुछ अच्छे से बने हैं या नहीं बने, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, इसकी जांच की जा सकती है। इसके बाद में फिर सोनोग्राफी का नंबर आता है 28वें हफ्ते पे, जिसमें बच्चे की बढ़त सही हुई है या नहीं हुई है, आसपास का पानी, गर्भाशय के अंदर जो पानी है वो ठीक है या नहीं, आवल ठीक से बना है या नहीं, नीचे की तरफ तो नहीं है आवल, इन सब की जांचें की जा सकती हैं। फिर आखिरी तिमाही में एक आखिरी सोनोग्राफी की जाती है जिसमें बच्चे की बढ़त फिर से एक बार जांच की जाती है, क्योंकि इससे हम IUGR यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी बच्चे की बढ़त अगर कम हो रही है तो उसको डायग्नोज कर पाते हैं। आजकल सिजेरियन सेक्शन का रेट बढ़ गया है, इसका क्या कारण है? सिजेरियन सेक्शन के रेट बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा तो हम यही कह सकते हैं कि अब पेशेंट्स में भी इतना पेशेंस नहीं रह गया है कि वो दर्द को बहुत अच्छे से निकाल पाए, वो डिलीवरी का समय थोड़ा शांति से निकाल पाए। तो ऐसे में फिर पेशेंट्स भी हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका सिजेरियन सेक्शन ही कर दिया जाए, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया ही जाना चाहिए, बिकॉज युगों युगों से औरतें नॉर्मल डिलीवरी कराती आ रही हैं और इससे किसी की जान नहीं जाती। नॉर्मल डिलीवरी से बहुत दर्द होता है पर इससे किसी की जान नहीं जाती, तो इस कारण से सिजेरियन सेक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी जो दूसरे कारण है, अगर पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है उस स्त्री का, तो वहां पे टांका कमजोर होने के चांसेस रहते हैं जिसमें गर्भाशय फटने की एक संभावना रहती है। ऐसे में कई डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन करना, दूसरी बार भी सिजेरियन सेक्शन करना ही समझदारी मानते हैं। तो यह डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है एंड ऐसे में आपको अपने डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए। तीसरा कारण होता है क्योंकि आजकल बच्चे की धड़कन को रिकॉर्ड करने की मशीनें बहुत अच्छी उपलब्ध हैं, हमें बहुत जल्दी मालूम पड़ पाता है अगर बच्चे की धड़कन में कुछ कमजोरी आ रही हो। ऐसे में फिर अर्जेंटली फीटल डिस्ट्रेस यानी कि धड़कन कमजोर होने की वजह से जो सिजेरियन सेक्शन होते हैं वो करने की जरूरत पड़ सकती है।